नमस्कार। दाद देनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी की। जो परफॉर्मेंस अभी हरियाणा में देखने को मिला है, काबिले तारीफ है साहब। सुबह 9:15 तक ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 20 सीटों के आसपास सिमट कर रह जाएगी। 10 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों पर लीड कर रही थी और 2 बजे के बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार 50 सीट और या उसके आसपास लीड करती हुई दिखाई दे रही है और लगता है कि फाइनल टैली भी लगभग यहीं पर आके टिकेगी। किसी भी आईपीएल मैच से कम का प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में नहीं दिखाया। एक ऐसी स्थिति जहां टीम हार के कगार पर खड़ी हो और वहां से जीत का फासला इतनी तेजी से तय करे कि उसके बाद पलट के देखना ना पड़े, यह अपने आप में अभूतपूर्व है। क्या कांग्रेस पार्टी शुरू से समझ रही थी कि क्या होने जा रहा है? सोचिए, 9 साढ़े 9 बजे के आसपास सुबह कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए थे। कांग्रेस को तो समझ ही नहीं आया आखिरकार किस सुनामी ने कांग्रेस को उड़ा दिया। जो पूरी नैरेटिव थी बदलाव की, कास्ट सर्वे जो कि पूरे हरियाणा की तस्वीर बदलने जा रहा है, किसानों में जबरदस्त डिस्ट्रेस की बात, बेरोजगारी और उसके साथ साथ पेट्रनेज पॉलिटिक्स जो बार बार सामने रखा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी इसी पर जोर देती है, सब कुछ आज धराशायी होकर किसी सड़क के किनारे किसी कचरे के डब्बे में पड़े हैं। अब जयराम रमेश की ही बातें देख लीजिए। जयराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लेकर कहा कि चुनाव आयोग अपनी जो मतगणना की प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करे, कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, क्योंकि हरियाणा के जो अलग अलग राउंड्स के काउंटिंग सामने रखे जा रहे हैं वो बहुत धीमी गति से किए जा रहे हैं ताकि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नैरेटिव बनाया जा सके और कांग्रेस को हारता हुआ दिखाया जा सके। ऐसा लगता है जैसे कि कांग्रेस के पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा है अपनी हार या अपनी विफलता को किसी भी तरीके से जनता के सामने जस्टिफाई करने का। सत्ता में आना तो बहुत दूर की बात है, कांग्रेस हरियाणा में सत्ता से बहुत दूर है और यह तीसरा टर्म है। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर कांग्रेस इस बात को लेकर बड़ी प्रफुल्लित हो रही है कि जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठजोड़ ने बहुमत हासिल करने में लगभग सफलता हासिल कर ली है और सरकार उनकी बनी जा रही है। वास्तविकता क्या है? वास्तविकता यह है कि यह जो बढ़त है यह नेशनल कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस तो महज 3 सीटों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा पाएगी, जम्मू कश्मीर दोनों जगह पर। लेकिन अगर 2024 के लोकसभा के चुनाव के बाद एक नैरेटिव जिसे गढ़ा जा रहा था और कहा जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी डीमोरलाइज्ड है, रेस से बाहर निकल चुकी है और किसी भी तरीके से अब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनमत नहीं हो पाएगा, ये सारी बातें आज धराशायी हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि इस देश में पार्टी के तौर पर, इलेक्शन स्ट्रैटेजी के तौर पर उसके जैसी विनिंग मशीनरी किसी के पास नहीं है। मैं ऐसा कैसे कह रहा हूं? तो आइए आपको हम इसका विश्लेषण करके बताएं। अगर आप देखें आज हरियाणा में जो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिली है वह अप्रत्याशित क्यों है? 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने असेंबली इलेक्शन में हरियाणा में जो वोट शेयर हासिल किया था 40%, आज उससे कम वोट शेयर मिला है 39%। इसके बावजूद जब सीटों की आप बात करते हैं, यानी कि वोट शेयर बनाम सीट, तो 2014 की याद आज आपको सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर में अगर आप भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन की बात जम्मू क्षेत्र में करें तो 2014 में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त जम्मू क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था उससे कहीं बेहतर प्रदर्शन आज भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू क्षेत्र में प्रस्तुत किया है। कश्मीर के इलाके में जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी अपनी जगह नहीं बना पा रही और ये हर कोई जानता है। लेकिन जम्मू में धारा 370 के डाइल्यूट किए जाने के बाद, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिए जाने के बाद और 10 साल तक लगभग अगर आप देखें तो या तो सरकार रही फिर या यूनियन टेरिटरी वाली स्थिति रही। 2019 से 5 साल से लगातार यूनियन टेरिटरी की स्टेटस है। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू के पूरे क्षेत्र पर 47 सीटों पर, जम्मू की जो है 43 सीट्स माफ कीजिएगा, उस पर अपनी बढ़त बनाने में अपूर्व सफलता हासिल की है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन दोनों राज्यों में, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, इन दोनों राज्यों में 2014 से पहले भारतीय जनता पार्टी टॉप 3 पार्टीज में नहीं थी, सरकार बनाने के रेस में आती ही नहीं थी। लेकिन 2014 के बाद से
जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी रही है। जी हां, दूसरे नंबर की पार्टी। और अगर आप हरियाणा की बात करें तो तीसरा टर्म है जो हरियाणा में अब भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। यानी कि 2014 से लेकर अभी तक भारतीय जनता पार्टी ने अपनी इलेक्शन मशीनरी में जबरदस्त बदलाव ही नहीं किए, बल्कि उपलब्धियां सामने रखी हैं। अगर इसी समय मैं कांग्रेस की बात करूं तो आज यह कहने को मजबूर हूं कि कांग्रेस के पास ना तो नीति है, ना रणनीति है और ना ही किसी तरह की स्ट्रैटेजी है। और हाल फिलहाल के फोर्सेबल फ्यूचर में ऐसा कुछ होता हुआ दिख भी नहीं रहा है। पार्टी शायद समझ ही नहीं पा रही कि हर लेवल पर, चाहे प्लानिंग हो, एग्जीक्यूशन हो, इंप्लीमेंटेशन हो, टैलेंट हो, पॉलिसी हो, लीडरशिप हो, मास कनेक्ट हो, हर जगह पर आज भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले कांग्रेस कहीं खड़ी नहीं होती दिखाई देती। यहां तक कि लोगों के भीतर जो गुस्सा है, उस गुस्से को भी कन्वर्ट कर ले वोट में, ऐसी काबिलियत कांग्रेस के पास नहीं है। तो क्या है बीजेपी के पास जो कांग्रेस के पास नहीं है? बहुत सारी चीजें, लेकिन उसमें सबसे प्रमुख है इलेक्शन स्ट्रैटेजी और कुछ ऐसे नेता जो इलेक्शन स्ट्रैटेजी को अंजाम दे सके, जैसे कि गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों की कमान खुद संभाली थी, ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश की कमान उन्होंने 2014 के लोकसभा के चुनाव में रखी थी अपने हाथ में। अमित शाह का सहयोग हरियाणा में आरएसएस की पृष्ठभूमि से आने वाले कैबिनेट मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने किया और इसके बाद इन दोनों नेताओं ने मिलकर एक ऐसी रणनीति रची जिसके आधार पर रिवर्स पोलराइजेशन बड़े पैमाने पर आज आपको हरियाणा में दिख रहा है। आप कहेंगे कम्युनल पोलराइजेशन की तो बात होती है, यह रिवर्स पोलराइजेशन क्या है? रिवर्स कास्ट पोलराइजेशन आज हरियाणा में एक वास्तविकता है। क्यों कह रहा हूं मैं आपको? हरियाणा में जाट की आबादी तकरीबन 25% है। 29% से 30% के आसपास ओबीसी, जिसमें यादव भी शामिल हैं, ईबीसी और पंजाबी वोटर या मतदाता हैं। यह भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर हैं 2014 के बाद से। जब यह बात स्पष्ट हो गई कि जाट का पूरा समर्थन, जाट समुदाय का पूरा समर्थन कांग्रेस को मिल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर यानी कि ओबीसी, ईबीसी और पंजाबी वोटर, जो कि अभी तक छितर रहा था, जाट कंसोलिडेशन को देखते हुए रिवर्स कास्ट कंसोलिडेशन यहां पर होता हुआ दिखाई दिया। क्योंकि इन सभी जातियों में, इन सभी जो कास्ट सेंटर्स हैं, इनमें जाट के डोमिनेंस को लेकर जबरदस्त रेजिस्टेंस है। नहीं चाहते ये लोग कि जाट पूरे हरियाणा पर डोमिनेट करें, क्योंकि पुराना इनका तजर्बा ऐसा है। इसके बाद दलित आबादी लीजिए, 21% दलित आबादी है, जिसने 2014 के बाद से अपना ज्यादा वजन भारतीय जनता पार्टी के साथ रखा है। उनकी लोक लुभावन नीतियां और उसके साथ साथ जाट डोमिनेंस से बचने के लिए इस बार ऐसा लग रहा था कि दलित आबादी बड़े पैमाने पर कांग्रेस के साथ जा सकती है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जाट डोमिनेंस का डर उनके ऊपर इतना हावी हुआ और पूर्व मुख्यमंत्री हुडा के टेन्योर में जो जाटों ने अत्याचार दलितों पर किया था, उसकी यादें इतनी ताजा हुई कि एक विनिंग फॉर्मूला सामने निकल कर आया, जो 2014 की लोकसभा का विनिंग फॉर्मूला था। और भारतीय जनता पार्टी ने इस बार अपनी जबरदस्त बढ़त हरियाणा में बढ़ाई है। कांग्रेस की स्थिति इसके विपरीत क्या थी? कांग्रेस पहले से मानकर चल रही थी कि उसे तो जीतना ही है, लोग तो उसे जिताएंगे ही, विकल्प ही नहीं है, विकल्पहीनता का नाम कांग्रेस है। लेकिन कांग्रेस ये भूल गई थी कि उसके सभी नेता एक दूसरे से आपस में ही भिड़े हुए थे। हुडा साहब अलग अपनी तलवार चला रहे थे, कुमारी शैलजा अपनी कहानी कह रही थी और रणदीप सुरजेवाला अपनी भाले को लेकर इधर उधर कुछ न कुछ करते दिखाई दे रहे थे। और इस आपसी उहापोह के बीच में भारतीय जनता पार्टी आरएसएस कंबाइन ने अपनी जीत दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी ने पाकिस्तानी माइंडसेट वाली कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस, विकास, जाति और लॉलीपॉप पॉलिटिक्स को जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया। जम्मू में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने न सिर्फ जनमत पाया, बल्कि लोगों के साथ अपना जुड़ाव भी देखा। इसमें कहीं कोई दुराय नहीं है कि संघ परिवार ने भारतीय जनता पार्टी के इस लक्ष्य को हासिल करने में जबरदस्त भूमिका बैकग्राउंड में निभाई है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच का कोऑर्डिनेशन हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोकसभा के चुनाव में कहीं बेहतर तरीके से दिखा।
16,000 जनसभाओं को हरियाणा में एक महीने के भीतर में संघ परिवार के विभिन्न संगठनों ने अंजाम दिया है साहब। क्या आप सोच सकते हैं कितने लोगों तक जमीनी स्तर पर संघ परिवार पहुंचा हरियाणा में? 5,000 से ज्यादा मीटिंग सिर्फ जम्मू के क्षेत्र में आरएसएस के पृष्ठभूमि के लोगों ने की है। स्ट्रेटेजिक प्लेसमेंट हुआ है आरएसएस लीडरशिप का, और आरएसएस ने बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व के साथ जबरदस्त कोऑर्डिनेशन किया है। ठीक वही कोऑर्डिनेशन जो इससे पहले 2014 के विधानसभा चुनाव में इन दोनों राज्यों में दिखाई दिया था, जो कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में प्रदर्शित नहीं हो रहा था। एक ऐसी स्ट्रैटेजी सामने निकल कर आई जिसकी वजह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। जिसकी वजह से हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की है। जाहिर सी बात है, ऐसी प्रबल संभावनाएं हैं कि हरियाणा में सैनी मुख्यमंत्री के तौर पर बहाल रहेंगे। अमित शाह का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है और अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दूसरे के साथ मिलकर टीम के तौर पर काम कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान का कद भारतीय जनता पार्टी में बढ़ने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी सक्रिय भूमिका निभाते हुए आपको दिखाई देगी। अब इसका इंपैक्ट महाराष्ट्र और झारखंड के आने वाले विधानसभा चुनाव पर क्या होगा साहब? इस लाख टके के सवाल का जो असेसमेंट है, यह मैं करूंगा आपके सामने अपने अगले एपिसोड में। जरूर देखिएगा, भूलिएगा मत।